नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। अच्छा, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। ठीक है, नंबर सिस्टम्स, नंबर के ऊपर ही पूरा का पूरा मैथ डिपेंड है, तो इसलिए नंबर सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है कि नंबर्स होते क्या हैं, क्या क्या नंबर्स होते हैं। ठीक है, सब चीज़ों की जानकारी हम आज देखेंगे क्या क्या होते हैं नंबर सिस्टम्स में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं या जो सीखने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। अब संख्याओं का वर्गीकरण करें तो सबसे पहले हमको क्या प्राप्त होता है? नेचुरल नंबर, इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर होते क्या हैं? पढ़ा है हमने बहुत, उम्मीद है जानते भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि नेचुरल रूप से बोली जा सकने वाली संख्याएं, जो हम सामान्यतः आम भाषा में जो संख्याओं का उच्चारण करते हैं या बोलते हैं, उन्हीं को हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब वो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, यही संख्याएं तो बोलते हैं भाई। हम किसी को हम बोले भाई कितने नंबर दोगे, वो कहेगा सर 1 दूंगा। कितने दोगे? 10 दूंगा। तेरे को कितने मिले? 100, 50। ऐसे ही जो संख्या हम नेचुरल रूप से बोलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और ये कहाँ तक हैं? ये कहाँ तक जाते हैं? देखो, इसकी कोई सीमा नहीं होती। हम जानते हैं संख्याओं की कोई सीमा नहीं है, ये अनंत तक जाती हैं, इन्फिनाइट। ठीक, ये अनंत तक जा सकने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक, दूसरा क्या है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब भैया नेचुरल नंबर हो गया, अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है? बहुत ही आसान सा जवाब है इसका कि 1, 2, 3, 4 तो हमने पढ़ा, बोला। आप कहोगे सर जीरो तो बोला नहीं। जीरो भी तो होता है, लेकिन जीरो को हम नेचुरल भाषा में कभी बोलते नहीं, आम भाषा में कभी हम जीरो का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अगर हम जीरो का भी इस्तेमाल कर लें, ठीक, और उसके बाद ये नंबर लिखें, और ये कहाँ तक जाएंगे? ये भी हमारे अनंत तक जाएंगे। जब जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो संख्याएं हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक, नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं होता, 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं जाती हैं। होल नंबर्स में हम जीरो को शामिल कर लेते हैं और ये भी हमारी अनंत तक जाती हैं। नेचुरल नंबर क्लियर, होल नंबर क्लियर। ठीक है, अब एक डिजिट और होती हैं हमारी। ये तो हो गए सब प्लस वाले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए प्लस। अब माइनस वाले भी तो होते हैं। ठीक, तीसरे स्टेप में यदि हम नेगेटिव वैल्यू ऐड कर दें इनमें, तो हमें जो संख्या मिलेंगी वो क्या कहलाएंगे? हमारी इंटीजर्स। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर्स के साथ हम नेगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं, तो तीनों को मिला के जो हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है हमारे पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को समझाता हूँ। देखो, एक सेकंड में इसका थोड़ा चार्ट सा बना देता हूँ तो आप अच्छी तरह से समझेंगे। देखो, इंटीजर्स में क्या क्या आया? ठीक, इंटीजर्स में आएगा हमारा पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 4, और ये जाएगा हमारा अनंत तक। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गए। इसमें हम यहाँ पर अपना जीरो ऐड कर लेता हूँ। जीरो ऐड करते ही क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम जीरो ऐड करते तो क्या हो गया? होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याएं हो गई। अब
इसमें -1 2 3 और ऐसे ही ये जाएगा माइनस अनंत तक। तो अब नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड किया, होल नंबर्स के साथ माइनस डिजिट ले लिया, तो ये सारा मिला के हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर्स। समझ गए? अच्छा, इंटीजर्स में क्या आया कि सर ये इंटीजर्स कौन कौन से हो गए? इंटीजर्स भी दो टाइप का हो गया। ये हो गए हमारे पॉजिटिव, ठीक, इंटीजर्स। और माइनस वाले क्या कहलाते हैं? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और होल नंबर्स के साथ यदि हम नेगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं तो वो सारा मिला के हमारा क्या कहलाते हैं? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, अब इसी से थोड़ा आगे चलते हैं। नेचुरल नंबर क्लियर हो गया, होल नंबर्स क्लियर हो गया, इंटीजर्स क्लियर हो गए। तो उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। एक टॉपिक और आता है भाज्य संख्या, और यौगिक संख्या भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते थे हम कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ये होते क्या हैं? ये होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो डेफिनेशन होती है इसकी, नाम से ही जाहिर है, भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। शब्दों को सुने, जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारी? लेते हैं हम 4 6 8 9 11 और एक्स्ट्रा आगे चलता चला जाएगा जो भी संख्याएं आएंगी। ठीक है, 11 नहीं आएगा, 12 ले लो। ठीक, 12। अब ये होते कौन कौन सी हैं? क्या मतलब है? मैंने डेफिनेशन बताई आपको, जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। अच्छा, एक नियम और है इसमें, अभी मैं इसमें 2 को भी शामिल कर दूं तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक नियम क्या कहलाता है इसका कि इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो 3 या 3 से अधिक, फैक्टर्स, मतलब भाज्य संख्या होने के लिए परिभाषा के अलावा जो नियम फॉलो होगा वो ये है कि उसके जो फैक्टर होंगे वो 3 या 3 से अधिक होंगे। फैक्टर्स मतलब जो इन संख्याओं को डिवाइड कर सके, ऐसी संख्याएं जो इन संख्याओं को डिवाइड कर सके उनको हम फैक्टर्स बोलेंगे, और वो संख्याएं 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए। ठीक, देखें कैसे? अगर मैं 4 के फैक्टर्स करूं तो 4 स्वयं 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक, 2 से डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कितने फैक्टर्स बने? 3 या 3 से अधिक 3 फैक्टर्स। 6 से हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और किससे हो रहा है? ठीक है, 2 3 6 3 2 6 6, ये सब देखो कितने फैक्टर बने? 1 2 3 4। 3 या 3 से अधिक फैक्टर जो आएंगे वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो क्या आया? सबके 3 या 3 से अधिक जिनके फैक्टर्स बनेंगे वो सब संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। ठीक है, दूसरा जो आता है वो आता है हमारा अभाज्य संख्याएं। हिंदी में इसको एक नाम और बोल देते हैं हम, इसको रूढ़ संख्या, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? प्राइम नंबर्स।
भाज्य संख्या समझ गए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? वही जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त, जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो। भाज्य की डेफिनेशन क्या थी? जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त भी किसी संख्या से विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या कहलाती थी, जिसमें से 3 या 3 से अधिक फैक्टर बनते थे। अभाज्य संख्या क्या है? जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित ही ना हो। अभाज्य है ना, भाज्य नहीं। एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। और एक और इसके साथ लगता है कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, यानी कि गुणनखंड सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल, अच्छा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल हैं इसके 2, 3, 7, 5, 11, 13, 17 और ये ऐसे आगे चलता चला जाएगा। परिभाषा क्या है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स की? जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित ना हो। सारी संख्याएं खुद से डिवाइड हो रही हैं और सिर्फ एक से डिवाइड हो रही है, एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही सारी की सारी संख्याएं, तो कि सारी की सारी संख्याएं हमारी प्राइम नंबर होंगी। परिभाषा तो यही कहती है, लेकिन परिभाषा के साथ एक चीज़ और बताई थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। 2 फैक्टर्स मतलब कि जो संख्याएं हमारी दी गई हैं इनको डिवाइड करने वाले जो गुणनखंड होंगे वो सिर्फ 2 होंगे, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। ठीक, अब 2 को देखते हैं क्या है कि 2 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 3 से डिवाइड हो रहा है। ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 7 से हो रहा है, 5 से हो रहा है और 1 से हो रहा है। यानी कि सारी में सब संख्याओं में 2 गुणनखंड फॉलो हो रहे हैं, तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा देखो 2, 3, 7, 5, 11, 13, 17, 19, 23 जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब विषम संख्याएं आएंगी। विषम संख्याएं आप जानते हैं ना, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो सब विषम संख्याएं कहलाती हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो सब सम संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं में 2 एकमात्र सम संख्या है, इवन नंबर। ठीक, एकमात्र। इसके अलावा सारी की सारी जो संख्याएं होंगी अभाज्य संख्याओं में यानी प्राइम नंबर्स में वो सब के सब विषम होंगी। क्लियर? ठीक, अभाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। एक संख्या और आती है, इसको मैं मिटा दूं। एक संख्या होती है सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ये होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भाज्य संख्या हमने देख लिया, अभाज्य संख्या हमने सीख लिया। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर। ठीक है, इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है मा सा पा, महत्तम समापवर्तक 1। मतलब क्या है इसका? अच्छा, ये सहभाज्य संख्या कभी एक संख्या नहीं होगी, ये आपको ग्रुप में दी जाएगी, 2 संख्याओं के बीच में देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो इसका वो है कि नियम क्या कहता है, 2 संख्या यानी कि सहभाज्य संख्या होने के लिए उनका मासापा 1 होना चाहिए। मतलब कि वो दोनों के दोनों संख्याएं सिर्फ 1 से डिवाइड होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम उनका मासापा लें तो वो 1 आना चाहिए। अच्छा, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझेंगे। ठीक, एग्जाम्पल है 2, 3, ठीक, 3 और 4, 5, 9, 21, 65 और 17, 19।
ठीक है, क्या अब ये एग्जाम्पल आपको दे दिया, मतलब 2 3 3 4 5 9 और 21 65 17 19, क्या ये अभाज्य संख्या हैं? जी हाँ, ये अभाज्य संख्या हैं। यानी कि 2 और 3 का जब हम फैक्टर करेंगे तो उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक, देखो, तो ये 17 19 को इधर लिख देते हैं। अच्छा, क्या कहा था कि इन दो संख्याओं में क्या ये संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं? सहभाज्य संख्याएं होने के लिए क्या है कि जब हम इनके फैक्टर्स करें तो उनमें उनका कॉमन फैक्टर यानी कि मासापा वो 1 होना चाहिए। ठीक, कैसे? देखो समझाते हैं। 2 किस किस से डिवाइड हो रहा है? ये 1 से डिवाइड हो रहा है और ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 किस से हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है और ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इनमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 1 है। समझ गए? मासापा यानी कि ये दोनों संख्याएं कॉमन रूप से सिर्फ 1 से ही डिवाइड होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। कॉमन रूप से वो संख्या कौन सी होगी जिससे ये 2 और 3 डिवाइड हो जाए? तो वो संख्या होनी चाहिए 1, यानी कि 1 से ही डिवाइड होंगी दोनों संख्याएं। तो ये हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। सहभाज्य होने के लिए ज़रूरी नहीं कि दोनों संख्याएं विषम हो सम हो, उससे कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ ये विषम है 3, 4 सम है। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं एग्जाम्पल। क्या 3 और 4 सहभाज्य संख्याएं हैं? क्या इनका मासापा 1 आता है? मासापा यानी कि दोनों संख्याएं सिर्फ एक संख्या से डिवाइड होंगी। देखिए इसके गुणनखंड 3 के गुणनखंड करता हूँ तो 1 और 3 आएंगे, अर्थात 3 1 से डिवाइड होगा, स्वयं 3 से डिवाइड होगा। 4 1 से होगा, 2 से होगा और स्वयं 4 से होगा। ये जो फैक्टर्स आए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे? कौन सा आ रहा है? वो निकल के आ रहा है 1। ठीक है, यानी कि मासापा क्या आया? 1। तो ये हमारी क्या हुई? सहअभाज्य संख्या। 5 को करें 1 और स्वयं 5, 9 1 स्वयं 9 और 3। यहाँ पर क्या आया मासापा हमारा? 1, यानी कि संख्या भी हमारी सहअभाज्य संख्या होगी। समझ गए? कंसेप्ट क्लियर? एक एग्जाम्पल देखते हैं 4 और 6 का। क्या ये हमारी सहअभाज्य संख्या है? कैसे देखेंगे? देखो भैया ये तो सीधा सीधा है कि ये 2 से कट रहा है, 2 से कट गया। ठीक, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, नियम ये भी कहता है कि जो संख्या हमको दी है वो आपस में भी डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और किसी और संख्या से कटनी भी नहीं चाहिए सिवाय सिर्फ 1 के। तो हमारी सहअभाज्य संख्या हमारा क्लियर हो गया। ठीक, अच्छा अभी तक हमने क्या देखा, क्या क्या सीखा? हमने सीखा हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल रूप से बोली जाने वाली संख्याएं हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, 1 2 3 4 और अनंत तक। उसमें जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो संख्या हमारी क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। ठीक, होल नंबर्स में हम नेगेटिव वैल्यू भी ऐड करते हैं तो वो संख्याएं हमारी क्या होते हैं? इंटीजर्स। ठीक, क्लियर? फिर उसके बाद हमने पढ़ा भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, एक चीज और आती है रैशनल नंबर, परिमेय, हिंदी में बोलते हैं इनको परिमेय संख्या। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? देखो बहुत ही आसान सा नियम है इसका रैशनल नंबर्स होने के लिए। क्या नियम है? जो हमने भिन्न पढ़ा है ना, भिन्न, जिन संख्याओं को हम बट्टा के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में अर्थात p बट्टा q के रूप में लिख सकें, वो संख्याएं सब की सब हमारी रैशनल नंबर कहलाएंगे। सिर्फ शर्त इतनी है, किताबों में पढ़ा है कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक,
जिन संख्याओं को हम p बट्टा q के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकें और q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? रैशनल नंबर। एग्जाम्पल कौन कौन सी होते हैं? देखो, जो हमारे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर 1, 2, 3, ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? इसको भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो 1/1 लिख सकते हैं, इसको 2/1 कर सकते हैं, हो गए ना भिन्न के रूप में परिवर्तित। ठीक है। और क्या होता है? -2, -3, इनको भी कर सकते हैं। ठीक, ये सब हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और क्या होगा? √4, √9 और ये 22/7। ठीक है। √4 को कैसे लिखेंगे? ये परिमेय कैसे होगी सर? ये रैशनल नंबर कैसे होगा? देखो √4 क्या होता है? 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/1। ठीक है। √9 है, √9 को कैसे लिखेंगे भिन्न के रूप में? p बट्टा q के रूप में। √9 को हम निकालेंगे तो क्या आएगा निकल के हमारा? 3। ठीक है। और 3 को हम कैसे लिख देंगे? 3/1। 3 आया, 3 को हम लिख देंगे 3/1। ठीक है। 22/7। 22/7 जैसे ही आता है हमारे दिमाग में आ जाता है कि तो पाई का मान है। तो सर ये पाई क्यों ना लिख दो आप यहाँ? ना क्यों, वो आगे बताएंगे। ठीक है। लेकिन 22/7 एक भिन्न है, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है। लेकिन पाई हमारी परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिमेय होती है। क्यों होती है वो भी बताएंगे। ठीक, क्लियर हो गया परिमेय संख्या कौन सी होती हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होता है इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय, इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। देखो अपरिमेय संख्याएं, ठीक, कौन कौन सी होती हैं? जिसको p बट्टा q के फॉर्म में ना लिखा जाए, या q जीरो हो ना जीरो हो वो तो मतलब ही नहीं है। जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम अपरिमेय संख्याएं कहती हैं। जिसको हम p बट्टा q के रूप में लिख लें, भिन्न के रूप में लिख लें, जहाँ q बराबर जीरो ना हो, ठीक है, उसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब ये कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते? √2, √3, ठीक है, √11 मान लिए, और ये एक होता है पाई। सर पाई यानी कि 22/7 तो परिमेय है, फिर पाई को यहाँ क्यों लिख रहे हैं? भैया पाई का एग्जैक्ट मान निकाला है कभी? बचपन से पढ़ा था ना हमने, निकाला तो था बचपन में 3.14, और ऐसे ही करके ये अनंत तक जाता था। ठीक है। जिस संख्या का अंत ही नहीं हो रहा पाई का मान निकालने में, तो हम उसको भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं भाई? अंत ही नहीं है, कहाँ तक जा रहा है पता नहीं। ठीक, तो ये संख्या कौन सी कहलाती है? हमारी अपरिमेय। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अच्छा, अब तक जो हमने ये सब पढ़ा, ये सब क्या कहलाता है? देखो, नेचुरल नंबर, ठीक, उसके बाद आया हमारा होल नंबर्स, ठीक है, उसके बाद अगर हमारा कुछ आया तो क्या आया? इंटीजर्स। भाई होल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यू ऐड कर दिया तो इंटीजर्स आ गया। इसके बाद जो हमारा निकल के आया वो क्या आया? रैशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल भी डाल लो, इर्रेशनल प्लस नेशनल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इर्रेशनल और रैशनल,
इन सब को मिला के हमें जो प्राप्त होता है वो कहलाता है हमारा रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। क्लियर? देखो, रैशनल और इरेशनल को अभी और समझेंगे, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में समझेंगे। एक टॉपिक और उसके अंदर क्लियर करना होगा, ठीक है? तब जाके हम उसमें रैशनल इरेशनल का पार्ट पूरा कवर कर देंगे, ठीक है? शॉर्ट रूप में रैशनल इरेशनल आज आपको बता दिया क्या होता है, ठीक? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल प्लस रैशनल को सबको मिला के जो संख्या हमको प्राप्त होती हैं वो कहलाती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं, ठीक है? उम्मीद है आज क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम थोड़ा रैशनल इरेशनल के ऊपर चर्चा करेंगे, और उसको चर्चा करने के लिए हमको एक चैप्टर और कवर करना पड़ेगा, डेसिमल्स, दशमलव। जब हम दशमलव को समझेंगे, डेसिमल्स को समझेंगे, तब हमारा रैशनल और इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या वाला पार्ट क्लियर होगा, ठीक है? तो एक छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आज क्लियर करूँगा तो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, सिर के ऊपर से निकल जाए, बहुत सारा कंसेप्ट हो जाएगा। अभी आप आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगले वीडियो में रैशनल इरेशनल के साथ, डेसिमल्स के साथ उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।